हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस मेरठ 2.0 पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एसएसजीडी के मोस्ट ऑफ 20 सिलेक्टेड वीवाई क्वेश्चन, साथ ही प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट के बारे में भी। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें और हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें। और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही आप हमारे टॉप 20 क्वेश्चन में कितना अटेम्प्ट कर पाते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला सवाल है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तिनकठिया पद्धति से। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह तिनकठिया पद्धति से जुड़ी हुई थी। तिनकठिया पद्धति से क्या अर्थ है? तो तिनकठिया पद्धति का अर्थ होता है कि चंपारण में नील की खेती की प्रमुख पद्धति को तिनकठिया पद्धति कहा जाता था। अच्छा, चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत 10 अप्रैल 1917 को हुई थी और 1917 का चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह था। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह क्या था? तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण का सत्याग्रह था। हमारा अगला सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। साथ ही आज जो हम आपसे टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो सारे के सारे आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए टॉप सिलेक्टेड और एग्जाम में आने वाले सवाल हैं। तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और लास्ट तक बने रहना है। साथ ही हमारे द्वारा बताए गए सारे पॉइंट को भी अच्छे से सुनना है और लिखना है जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला सवाल है, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? जिस भी स्टूडेंट को इसका राइट आंसर पता है वह कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए कि रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। अच्छा, रामकृष्ण परमहंस से एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? ये अक्सर एग्जाम में आने वाला सवाल है और अक्सर पूछा जाता है। तो स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को भी जरूर अपने नोटबुक में लिख लिया करेंगे। हमारा अगला सवाल है, ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थाई बंदोबस्त की नीति कब अपनाई? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में अस्थाई बंदोबस्त की नीति कब अपनाई गई और किसने इस नीति को लागू किया था। तो आपको हम दोनों बताएंगे। तो चलिए पहले प्रश्न को देख लेते हैं। ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थाई बंदोबस्त की नीति कब अपनाई? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1793 ईस्वी। ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थाई बंदोबस्त की नीति 1793 ईस्वी में अपनाई थी। और इसे किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी को भारत में अस्थाई बंदोबस्त की नीति को अपनाई थी। हमारा अगला सवाल है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मेयो। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि प्रथम जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो क्या हो जाएगा हमारा? 1872 ईस्वी में प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी, जो 1872 में हुई थी। अच्छा, आपसे जनगणना से संबंधित दो क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि भारत में जनगणना का महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? एक होता है महान विभाजक वर्ष और दूसरा होता है लघु विभाजक वर्ष। तो महान विभाजक वर्ष कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। और अगर आपसे पूछा जाए कि जनगणना का लघु विभाजक वर्ष कब हुआ था तो क्या हो जाएगा हमारा? 1951 ईस्वी। अच्छा, जनगणना से रिलेटेड और कुछ सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसे
भारत की पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर पूछा जाता है कि भारत की पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? तो क्या हो जाएगा हमारा 1881 ईस्वी में, जो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। अच्छा, जनगणना प्रत्येक वर्ष कितने वर्ष के अंतराल पर किया जाता है? तो जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के बाद किया जाता है। और वर्तमान में जो 2021 में जनगणना हुई थी वो देश की 16वीं थी और आज़ादी के बाद की 8वीं जनगणना थी। तो ये सभी पॉइंट जनगणना से बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला सवाल है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और एग्जाम में पूछा गया सवाल है। साथ ही हमेशा एग्जाम में बुक्स एंड राइटर, पुस्तक एवं उनके लेखक से संबंधित अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जिसको भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रमेश चंद्र दत्त। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक रमेश चंद्र दत्त हैं। और द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया से एक क्वेश्चन इसको घुमा के पूछा जाता है कि रमेश चंद्र दत्त की पुस्तक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसकी आलोचना करती है? ये अक्सर एग्जाम में घुमा के पूछा जाता है कि रमेश चंद्र दत्त की पुस्तक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसकी आलोचना करती है? तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? आर्थिक उपनिवेशवाद की आलोचना करती है। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया आर्थिक उपनिवेशवाद की आलोचना करती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसको अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख लिया करेंगे। हमारा अगला सवाल है, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बालाजी विश्वनाथ। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए मराठा राज्य का पहला संस्थापक किसे कहा जाता है, यानी मराठा राज्य का संस्थापक कौन था, तो क्या हो जाएगा हमारा? शिवाजी। शिवाजी ने मराठा राजवंश की स्थापना की थी। हमारा अगला सवाल है, जहांगीर का मकबरा कहाँ है? इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाहौर। लाहौर के शहादरा में जहांगीर का मकबरा है। जब बात जहांगीर की हो रही है तो आइए इनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जानते हैं, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे जहांगीर का बचपन का क्या नाम था? तो जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। अच्छा, न्याय की जंजीर के लिए किस शासक को याद किया जाता है? इस प्रकार भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो न्याय की जंजीर के लिए जहांगीर को जाना जाता है। अच्छा, जहांगीर के आत्मकथा का क्या नाम था? ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जहांगीर के आत्मकथा का नाम तुजुके जहांगीरी है। जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी थी। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की फांसी किसने दी थी? तो क्या हो जाएगा हमारा? जहांगीर। अच्छा, जहांगीर के कार्यकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। यह भी अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि किस शासक के कार्यकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा हमारा? जहांगीर। और जहांगीर के मकबरे का निर्माण किसने कराया था? नूरजहां ने कराया था। हमारा अगला सवाल है, नागानंद का रचनाकार कौन था? तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है। तो जिस भी स्टूडेंट को इसका राइट आंसर पता हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि नागानंद का रचनाकार कौन था। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन। नागानंद का रचनाकार हर्षवर्धन था। अच्छा, हर्षवर्धन ने नागानंद के अलावे और कौन कौन सी पुस्तकों को लिखा था? तो हर्षवर्धन ने नागानंद के अलावे रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक पुस्तक को लिखा था। अच्छा, हर्षवर्धन किस राजवंश के शासक थे? तो हर्षवर्धन वर्धन राजवंश के शासक थे। और हर्षवर्धन से हमेशा एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाण भट्ट थे। और बाण भट्ट ने हर्षचरित्र एवं कादम्बरी नामक पुस्तक को लिखा था। अक्सर बाण भट्ट से एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है कि हर्षचरित्र के लेखक कौन है? तो क्या हो जाएगा हमारा? बाण भट्ट हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का
पंतनगर यानी बंदरगाह कौन सा था? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल था। और लोथल किस राज्य में है? तो लोथल गुजरात राज्य में है और यह सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी बंदरगाह थी। जब बात सिंधु घाटी सभ्यता की हो रही है तो आइए इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जानते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता का सर्वमान्य तिथि कब से कब तक है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक है। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज किसने की थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में खोज की थी। और सिंधु घाटी की सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। हमारा अगला सवाल है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केसरी। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका का नाम केसरी था। जब बात बाल गंगाधर तिलक की हो रही है तो आइए इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जानते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे बाल गंगाधर तिलक का एक बहुत ही प्रसिद्ध नारा है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो यह नारा किसने दिया था? तो क्या हो जाएगा हमारा? बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक को लिखा था जिसका नाम क्या है? गीता रहस्य। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है गीता रहस्य के लेखक कौन है? तो क्या हो जाएगा हमारा? बाल गंगाधर तिलक। और इस पुस्तक की विशेषता बहुत ही खास है क्योंकि इस पुस्तक को बाल गंगाधर तिलक ने जेल में लिखा था। और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि किस पुस्तक को बाल गंगाधर तिलक ने जेल में लिखा था? तो क्या हो जाएगा हमारा? गीता रहस्य। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और इस क्वेश्चन को आप अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख लिया करेंगे। हमारा अगला सवाल है, गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लाला हरदयाल। लाला हरदयाल ने सन 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी जिसका उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकना था। हमारा अगला सवाल है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और ये बहुत ही प्रसिद्ध नारा है। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? जिस भी स्टूडेंट को इसका राइट आंसर पता हो वो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह। भगत सिंह का ये बहुत ही प्रसिद्ध नारा था, इनकलाब जिंदाबाद। और भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 ईस्वी को दी गई थी। हमारा अगला सवाल है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1936 ईस्वी। 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था। जब बात उड़ीसा की हो रही है तो आइए उड़ीसा से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जानते हैं। जैसे उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? नवीन पटनायक। उड़ीसा के वर्तमान गवर्नर कौन हैं? रघुवर दास। और उड़ीसा से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ है? तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील उड़ीसा में है। हमारा अगला सवाल है, विश्व का कॉफी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ब्राजील। विश्व का कॉफी का कटोरा ब्राजील को कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। हमारा अगला सवाल है, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई?
तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1906 ईस्वी। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में ढाका बांग्लादेश में हुई थी। और किसने किया था? तो सलीमुल्लाह खान ने किया था। हमारा अगला सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि जीएसटी से रिलेटेड अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं, भारत में जीएसटी के लिए उच्चतम प्रतिशत दर क्या है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 28%। भारत में जीएसटी के लिए उच्चतम प्रतिशत दर 28% है। जब बात जीएसटी की हो रही है तो आइए इनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जानते हैं, जहां से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था? 101वां संविधान संशोधन। जीएसटी किस प्रकार का कर है? अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी की कितनी दरें हैं? तो जीएसटी की 4 दरें हैं, जो क्या क्या हो जाएगा? 5%, 12%, 18% और 28%। और 28% सबसे ज़्यादा उच्च प्रतिशत दर वाला जीएसटी है। भारत में जीएसटी पूरे देश में कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 में। यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में जीएसटी पूरे देश में कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017। अच्छा, जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? तो असम था। हमारा अगला सवाल है, प्रसिद्ध अंगुलियों नुमा झील क्षेत्र कहाँ स्थित है? यानी परीक्षा में हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विश्व में कौन सा देश है जो अंगुली नुमा झीलों के नाम से प्रसिद्ध है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका देश अंगुली नुमा झीलों के नाम से प्रसिद्ध है। जब बात अमेरिका की हो रही है तो आइए अमेरिका से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जानते हैं। जैसे अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। अमेरिका की मुद्रा का क्या नाम है? डॉलर। और अमेरिका से एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है एग्जाम में कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे या ताजे पानी की झील किस देश में स्थित है? तो क्या हो जाएगा हमारा? अमेरिका में। और उस झील का क्या नाम है? लेक सुपीरियर झील। हमेशा एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे या ताजे पानी की झील का क्या नाम है? लेक सुपीरियर। और वह किस देश में स्थित है? अमेरिका में स्थित है। हमारा अगला सवाल है, नौरोज त्यौहार किससे संबंधित है? यानी क्वेश्चन हमसे पूछना चाह रहा है कि नौरोज का त्यौहार किस धर्म से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी पारसी धर्म। नौरोज का त्यौहार पारसी धर्म के समुदाय के लोग मनाते हैं। अच्छा, नवरोज से संबंधित एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर, जो बहुत ही विविया है कि भारत में नवरोज उत्सव की शुरुआत किस शासक ने शुरू की थी? तो क्या हो जाएगा हमारा? बलबन। बलबन ने भारत में नवरोज उत्सव की शुरुआत की थी। और नवरोज उत्सव पारसी के धर्म के लोग क्यों मनाते हैं? तो नवरोज उत्सव पारसी धर्म के लोग इसे ईरानी कैलेंडर के अनुसार नए साल की शुरुआत के रूप में मनाते हैं। हमारा अगला सवाल है, क्लोरोफिल अणु में निम्नलिखित में से क्या मौजूद होता है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मैग्नीज। क्लोरोफिल अणु में मैग्नीज तत्व मौजूद होता है। हमारा अगला सवाल है, क्लोरोफिल अणु में निम्नलिखित में से क्या मौजूद होता है? तो जिसको भी राइट आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि क्लोरोफिल अणु में कौन सा तत्व मौजूद होता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम। क्लोरोफिल अणु में मैग्नीशियम नामक तत्व पाया जाता है। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, और अंतिम प्रश्न में बढ़ने से पहले
हम आपको बताना चाहेंगे कि आज हमने जो आपसे टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस किया वो सारे के सारे आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सभी क्वेश्चंस और बताए गए पॉइंट को अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख लिया करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, टंगस्टन। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। अच्छा, विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का क्यों बना होता है, यानी टंगस्टन की क्या विशेषताएं हैं? तो टंगस्टन का फिलामेंट इसलिए बनाया जाता है कि इसका गलनांक अत्यधिक उच्च होता है, और चूंकि टंगस्टन की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, इसलिए पतला और लंबा तंतु लेना पड़ता है ताकि प्रतिरोध अधिक हो और ऊष्मा अधिक उत्पन्न हो सके। तो दोस्तों, विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का इसीलिए बनाया जाता है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए था, सूर्य। सूर्य सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है, और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका सही आंसर दिया, और मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल्स में लिखा। तो मैं आपको फिर बोलूँगा कि क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो उन्हें आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो उन्हें आप कभी नहीं भूलते हो। अब आपके लिए आज का सवाल। आज का सवाल है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है किसका? यानी क्वेश्चन हमसे पूछना चाह रहा है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? 4 ऑप्शन दिया गया है। राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। साथ ही आप हमारे टॉप 20 क्वेश्चंस में कितना अटेम्प्ट कर पाए वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।